बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। क्या बिजनेस मॉडल ही फ्रॉड है? क्या प्रफुल्ल का यही प्लान था कि वो लोगों को फ्रेंचाइजी बेचकर ही पैसा बनाए? हमने फ्रेंचाइजी ओनर से कुछ बातचीत की, जिसके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें पता लगी जिससे हमारे होश उड़ गए। प्रफुल्ल की एक बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से मेजर फ्रेंचाइजी आउटलेट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे, खा लो। MBA चाय वाला, चाहे मोटिवेशन हो या झूठ, सर सब पेलते हैं। और आज बात यहां तक आ गई है कि इनके खिलाफ ऑल ओवर इंडिया 28 से ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी हैं। बट ऐसा क्यों? आखिर कल तक जो लोगों का मसीहा था, बड़े बड़े टॉक शोज में जाकर स्पीचेस देने वाला, अचानक कोर्ट केसेस में कैसे गिर गया? वेल, इसकी शुरुआत हुई MBA चाय वाला के बिजनेस मॉडल एंड इम्प्रॉपर मार्केटिंग से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MBA चाय वाला के करंटली 200 से ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके हैं, जिनमें मेजॉरिटी आउटलेट्स या तो बंद हो चुके हैं या जो खुले भी हैं उनका प्रॉफिट तो दूर बल्कि ब्रेक इवन तक टच कर पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फ्रेंचाइजी ओनर दिन पर दिन लॉस पर जा रहा है, यहां तक कि वर्कर्स की सैलरी भी अपनी जेब से देनी पड़ रही है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? क्या बिजनेस मॉडल ही फ्रॉड है? क्या प्रफुल्ल का यही प्लान था कि वो लोगों को फ्रेंचाइजी बेचकर ही पैसा बनाए, चाहे उसके आउटलेट पे चाय बिके या ना बिके? जिस फ्रेंचाइजी को बेचते वक्त प्रफुल्ल ने बड़े बड़े वादे किए थे। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन गई है। वेल, अगर गौर से देखा जाए तो MBA चाय वाला में कोई एक दो नहीं बल्कि काफी सारे फ्लॉज थे, जिसका मुझे बहुत पहले से ही अंदाजा था कि ये भांडा एक दिन जरूर फूटेगा। ब्रांड का नाम ही एक गिमिक है, MBA चाय वाला। सुनने में ही लगता है कि कोई पढ़ा लिखा MBA अपना कोर्स कंप्लीट करके चाय बेचने आने वाला है, बट एक्चुअल में प्रफुल्ल ने कभी MBA करी ही नहीं। MBA चाय वाला की फुल फॉर्म है मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। ये नाम जानबूझकर रखा गया ताकि ये ब्रांड अपने आप में बहुत ज्यादा अनयूजुअल साउंड करे। बड़ा हरामी हो बेटा। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल इतना स्मार्ट है कि उसने शायद ही कोई मौका छोड़ा होगा अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। ये आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसकी चाय बताई जा रही है, और ये चाय पिलाने वाले MBA चाय वाले हैं जो कि गुजरात में बहुत फेमस है। सर, हमने तो केरला में फ्लड आया तब चाय बनाया, ब्लड डोनेशन की। लेकिन अभी तो दिल्ली में चुनाव है ना। अरे दिल्ली के चुनाव के बाद कहीं और, ये मौका होता है ना ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करने का। बिल्लौरे जी, लाखों करोड़ों लोगों को चाय बेचने का तो पता नहीं, पर चूना जरूर लग चुका है। वो चूना लगा दिया। नाउ मार्केटिंग तो बहुत अच्छी करी बिल्लौरे जी ने, पर शायद प्रोडक्ट मार्केट फिट को नहीं समझ पाए। मतलब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो और वो लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हो, बट अगर उसकी मार्केटिंग ही गलत लोगों के बीच हो जाए तो? प्रफुल्ल जी गंजे को कंघी बेचने की कोशिश कर रहे थे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नाउ कंघी चाहे उसके लिए कितनी ही यूजफुल क्यों ना हो, और चाहे गंजा उसकी कितनी ही तारीफ क्यों ना करे, पर वो उसे खरीदेगा नहीं समझे? समझाता हूं। दरअसल MBA चाय वाला के फूड आउटलेट्स ही इतने लीस्ट क्राउडेड एरियाज पर हैं जहां लोग आते ही ना के बराबर हैं, या उन रूरल एरियाज में है जहां क्राउड तो है बट वो MBA चाय वाला की महंगी चाय के बजाय 10 रुपए की टपरी वाली चाय पीना ही प्रेफर करेंगे। पर ऐसा क्यों? वेल, इट्स सिंपल। प्रफुल्ल की पूरी ब्रांड में यही स्टोरी टेलिंग है कि कैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के ने बिना किसी बैक सपोर्ट और रिसोर्सेज के खुद अपने दम पर इतनी बड़ी कामयाबी पाली। और ये स्टोरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिलेटेबल थी जो या तो Tier 2 Tier 3 सिटीज में बैठे हैं, जिनकी खुद की फैमिली इनकम मुश्किल से 10,000 रुपए टच कर पा रही है। अब फ्री इंटरनेट के चलते इन लोगों ने प्रफुल्ल का चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया और उसके कमेंट सेक्शन में प्रफुल्ल को अपना इंस्पिरेशन भी बता दिया। बट जब बात आई MBA चाय वाला के आउटलेट पे जाकर चाय पीने की, तो वो ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। असल प्रॉब्लम यहां पर कॉस्टिंग की नहीं बल्कि गलत प्रोडक्ट मार्केट फिट की है। फूड आउटलेट्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फूड ओवर एक्सपीरियंस, जैसे कि लोकल ढाबास, जहां फोकस ये होता है कि कैसे कम से कम प्राइस में टेस्टी खाना मिल जाए। 50-60 रुपए में कोई भी आराम से पेट भर खाना खा सकता है। एक होता है एक्सपीरियंस ओवर फूड, जैसे कि बारबेक्यू नेशन। वो आपके बर्थडे पर आकर नाच गाना भी करेंगे, आपको आराम से बिठाकर अच्छे से ट्रीट करेंगे, एम्बियंस और वाइब प्रोवाइड करेंगे। अब प्रफुल्ल भाई ने प्राइसिंग रखी एक्सपीरियंस ओवर फूड वाली, पर जनता अट्रैक्ट कर ली फूड ओवर एक्सपीरियंस वाली। एक नाम है ना कि MBA चाय वाला, तो जो चाय का टेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो और ज्यादा तगड़ा, मतलब कि ऐसी चाय हमने कहीं पी ना हो, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे नहीं थे। तो वही हुआ, सिस्टम कोलैप्स हो गया। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हर फ्रेंचाइजी की एक अलग USP होती है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो उसे मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की USP है फास्ट सर्विस, स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड टेस्ट, नीट एंड क्लीनलीनेस प्लस अफोर्डेबल मील्स।
अब स्टारबक्स में लोग इसीलिए कॉफी थोड़ी पीते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा है या वो सस्ती है। इनफैक्ट मार्केट के कंपैरिजन में स्टारबक्स की कॉफी काफी ज्यादा महंगी है, बट स्टिल लोग वहां जाते हैं टू गेट सोशल अप्रूवल, बिकॉज स्टारबक्स उन्हें स्पेशल फील करवाता है बाय राइटिंग एंड कॉलिंग आउट देयर नेम्स। एंड लोगों को कॉफी पीने से ज्यादा शौक उस कॉफी की पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने का होता है, प्लस फ्री वाईफाई एंड ग्रेट एम्बियंस। इन शॉर्ट, दे आर नॉट सेलिंग कॉफी, दे आर सेलिंग अ होल एक्सपीरियंस। अब MBA चाय वाला की कोई यूएसपी थी ही नहीं, बजाय इसके कि लोगों में प्रफुल्ल का चेहरा था जिसे ऑलरेडी सोशल मीडिया की ऑडियंस पनौती डिक्लेयर कर चुकी थी। जो मोटिवेशनल रील्स शुरुआत में लोगों को पसंद आ रही थी, अब धीरे धीरे इरिटेट करने लगी थी। आए दिन रोस्ट वीडियोस बन रही थी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर फैमिली की सुबह रस के साथ और यूथ की सुबह सुट्टे के साथ एक चीज कॉमन है, चाय। दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है इंडिया से चाय। इंडिया में चाय सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक इमोशन है। अब ऐसे में एक तरफ MBA चाय वाला की ओवर प्राइस्ड 50 रुपए की चाय और दूसरी तरफ सेम क्वालिटी की टपरी वाली चाय जो 10 रुपए में मिलती है। आप बताइए, आप कौन सी पीना प्रेफर करोगे? इसी वजह से MBA चाय वाला के ज्यादातर फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फ्लॉप होते चले गए। पर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और दूसरा जानने के लिए हमने यूट्यूबर्स की सारी बातें आंख बंद करके मानने की बजाय खुद जाकर एक्सपीरियंस करना प्रेफर किया। तो क्योंकि हम दिल्ली से हैं, हमने दिल्ली में MBA के आउटलेट सर्च करने शुरू करे। पहले आउटलेट पे पहुंचकर वी गॉट टू नो कि इस आउटलेट को बंद हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं, जबकि गूगल पे अभी भी ये आउटलेट ओपन शो करता है। वहां हमने सोचा कि क्यों ना किसी और आउटलेट पर जाकर देखा जाए, और हम पहुंच गए कमला नगर की मेन मार्केट में जहां यह आउटलेट ओपन था। आउटलेट की वाइब वॉज फाइन। हमने फ्रेंचाइजी ओनर से कुछ बातचीत की, जिसके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें पता लगी जिससे हमारे होश उड़ गए। ये आपने कब शुरू किया था? मेरे को 1-2 दिन में 1 साल हो जाएगा। 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एंड कितने की फ्रेंचाइजी पड़ी थी आपकी? 20-21 लाख से। और इसको मतलब 3 तरीके के मॉडल है ना, जैसे कियोस्क और लॉन्च। तो ये कौन सा है? मेरा है डाइनिंग मॉडल। डाइनिंग मॉडल है। और 21 लाख के आसपास आपको पड़ी। फ्रेंचाइजी फी लगभग कितने की इसमें? 5 लाख प्लस GST। बाकी पूरा ये जगह का और वो सब अलग से वो मिलाकर टोटल 20 लाख। ठीक है। तो अभी पर डे का कैसा चल रहा है? पर डे आप देखो, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। जैसे अब एग्जाम्स है तो वही 4.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ऐसे तक हो जाता है। पर एकदम पीक में मेरा 7-8 भी गया है। अच्छा। ऐसी बोलूँगा 3,500-4 हज़ार जो होता है वो तो एवरेज है। एवरेज है। मेरे मतलब ये कह सकता हूँ कि मेरे सारे ब्रेक इवन हो जाता है। अगर मेरे कस्टमर्स कम एवरेज भी आते हैं तो मेरा ब्रेक इवन निकल जाता है। अच्छा। और वैसे उस टाइम पे जब फ्रेंचाइजी आपने ली थी तब क्या लगता था आपको कि कितना प्रॉफिटेबल ये होगा, या क्या उतना है कि नहीं? हाँ, जिस हिसाब से मैंने मार्केट को देख के सोचा था उतना है। उतना है। अब देखो ना कंपनी क्या कर रही है। मैंने कंपनी में एक इशू डाला कि मेरा थोड़ा ना अंदर करके पड़ जाता, तो उसी में ऐड करो। कंपनी शिफ्ट करवा रही है। अच्छा। ये भी शिफ्ट होने वाला है बाहर की तरफ? महीना भर मूव पॉइंट के सामने। मूव पॉइंट के सामने होगा। ठीक है। तो वैसे पर मंथ का पुराना वाले को पूछूं कितनी इनकम हो जाती है? देखो ये मैं नहीं बताना चाहूँगा। अच्छा। अभी क्या है कि हाँ कोई estimate है? थोड़ा अंदाजा नहीं, एग्जैक्टली बात पूछा। ये है, अगर मैं पर डे 5,000 भी करता हूँ तो वही 1.5 लाख 1.5-2 लाख के आसपास हो जाता है। अच्छा, वही हो से जाती है। कोई खर्चों के ऊपर है, कितनी कॉस्ट कटिंग है, कितना वो है। 50-60% अगर वो होता है एक्सपेंस मान लो हाँ 80,000 90,000 कह सकते हैं, 90,000 के आसपास तो मिलता होगा। नहीं, मेरा मान लो कि ब्रेक इवन मैंने बोला ना तो 1.5 के आसपास ही मेरे खर्चे हैं। अच्छा, 1.5 के आसपास खर्चे मतलब 50 तो रेंट यार एक बार रेंट ही 50,000 आ जाता है। हाँ, ये मेन वो मार्केट वाला पड़ जाता है ना कॉलेज के नजदीक, तो वैसे तो उस वजह से फर्क पड़ता है। ये कह सकते हैं कि 40-50 के आसपास इतना रहता होगा, है ना? काफी लोग हो रहे हैं कंपनी को डिफेम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर कई लोग सच भी बोल सकते हैं और कई लोग हो सकता है कि कई किसी चीज की वजह से या पैसा ले लो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर कंपनी किसी चीज के ऊपर वादा करती है
वो अगर एकदम से नहीं प्रोग्रेस हो पाता थोड़े टाइम में हेल्प तो करती है ना, वो कर रही है मेरे साथ, तो मेरे को कोई शिकायत नहीं करनी है ना। अब जैसे मेरा शिफ्ट हो रहा है ना, तो प्रॉपर कंपनी मेरा सपोर्ट फुल कर रही है कि आप शिफ्ट करो, हम सब कुछ करने को तैयार है, ठीक है। अगर आपको यहाँ केस नहीं बन रही, आपको पता है मार्केट अच्छी है, आप शिफ्ट कर लो। अब देखो मैंने पैसा भी लगाया सब, पर अगर टाइम ही नहीं दूंगा, अगर मैं खुद नहीं बैठूंगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट में स्टाफ के भरोसे पे नहीं चल सकता था। करेक्ट। इस ओनर से बात करके हमें दो चीजें पता चली। पहली कि ये जरूरी नहीं है कि एमबीए चाय वाला की सारी ही फ्रेंचाइजी फ्लॉप हो, एंड दूसरी ये कि जो फ्रेंचाइजी बंद हो गए जरूरी नहीं कि वहां गलती सिर्फ प्रफुल्ल की ही थी। उतनी ही गलती फ्रेंचाइजी ओनर्स की भी थी, जो सिर्फ प्रफुल्ल के ओवर प्रॉमिसेस पे ट्रस्ट करके अपनी रिसर्च किए बिना हैवी लोन्स लेकर और जमीन जायदाद बेचकर 25 से 30 लाख रुपए एक चाय बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने में लगा दिए और सोचा कि अब तो सब अपने आप ही हो जाएगा और उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। हम जिस फ्रेंचाइजी में गए वो प्रॉपर मार्केट एरिया के बीच ऑपरेट करती थी, जहां फुटफॉल भी अच्छा खासा था और प्लस ओनर भी मार्केटिंग करने के लिए अपने लेवल पे अलग अलग एफर्ट करता रहता था। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक बताया कि उन्होंने खुद अपने पैसे खर्च करके आसपास के कॉलेजेस में जो फेस्ट होते हैं वहां पर अपने स्टॉल लगाए टू प्रमोट हिज बिजनेस। बट वहीं हमें यह भी पता चला कि इंदौर में जो 8 फ्रेंचाइजी खुले थे उसमें से 7 पे ऑलरेडी ताले लग चुके थे, क्योंकि जिस तरीके के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन प्रफुल्ल ने अपनी फ्रेंचाइजी ओनर्स को दिए थे। हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे, खा लो। वो सुनकर फ्रेंचाइजी ओनर्स को यह लगा कि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बट असलियत कुछ और है। दरअसल जिस तरीके से प्रफुल्ल ने आम की तरह फ्रेंचाइजी बांट दी, ब्लंडर वहीं हो गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। अगर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने जाते हो तो वो भी आपसे मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, रिटेल या रेस्टोरेंट सेक्टर में। बट प्रफुल्ल ने बिना कुछ चेक किए अपना ब्रांड सब लोगों को हलवे की तरह बांट दिया और बाद में भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी। सच्चाई यही है कि किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो, बट खत्म नहीं कर सकते। लोगों ने प्रफुल्ल की फेस वैल्यू देखकर पैसे तो लगा दिए, बट उस आउटलेट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ काम करना जरूरी ही नहीं समझा। एक हाईवे का ढाबा भी अपना प्रमोशन करने के लिए लोकेशन के 2-4 किलोमीटर आगे पीछे अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाता है। 0 डिग्री करके एक फूड रेस्टोरेंट है और वो जहां भी अपना कोई नया आउटलेट खोलते हैं वो उस एरिया में अपने ऑनलाइन एड्स चलाते हैं और अपने फर्स्ट कस्टमर को कभी फ्राइज फ्री में देते हैं तो कभी अलग अलग डिस्काउंट कूपन्स देते हैं, ताकि मैक्सिमम कस्टमर्स को अक्वायर कर पाए। नाउ आई नो आप बोलोगे कि ये सब फ्रेंचाइजी आउटलेट्स नहीं है, बट जिन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली वो ये सब क्यों करें। तो चलो मैं आपको एक फ्रेंचाइजी का भी एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मेरे घर के नज़दीक एक मॉल में मैकडॉनल्ड्स खुलने वाला था, बट वो खुलने से 6 महीने पहले ही उन्होंने बज़ क्रिएट करने के लिए मैकडॉनल्ड्स कमिंग सून के पोस्टर लगा दिए। जब मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में भी इंडिविजुअल लेवल पे आउटलेट ओनर्स अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्रफुल्ल ने जब किसी को भी फ्रेंचाइजी दी तो उन फ्रेंचाइजी ओनर्स ने अपना दिमाग लगाकर उस जगह पर मार्केटिंग करने की क्यों नहीं सोची। यहाँ तक कि प्रफुल्ल ने भी अपने इनिशियल डेज में अपनी चाय बेचने के लिए कभी वैलेंटाइंस डे पर लोगों को फ्री चाय दी। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे हम नहीं मनाने वाले, हम उसे हैप्पी सिंगल्स डे के द्वारा मनाने जाने वाले हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सिंगल्स के लिए फ्री में चाय देने वाले हैं वैलेंटाइंस डे में। तो कभी सेलिब्रिटीज की शादियों पे चाय सर्व की। बट आपको क्या लगता है, क्या जिन लोगों की फ्रेंचाइजी आज बंद हो चुकी है क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ एफर्ट किया होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस केस में सिर्फ प्रफुल्ल बिल्लौरे को 100% फ्रॉड बोलना सही नहीं होगा। मैं चाहूं तो बहुत इजीली प्रफुल्ल को फ्रॉड बताकर फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ सिंपैथाइज कर सकता हूं। जनता भी इमोशनल है और वो भी मुझे खूब सपोर्ट करने आ जाएगी। बट क्या इससे आप और मैं कुछ सीखेंगे? क्या फ्रेंचाइजी ओनर्स को कभी रियलाइज होगा जो लोग एक सब्जी खरीदते हुए भी सब्जी वाले से इतना मोल भाव करते हैं, उन्होंने ऐसे कैसे बिना रिसर्च किए प्रफुल्ल के कहने पर लाखों रुपए लगा दिए, वो भी एक ऐसे बिजनेस को खोलने के लिए जो सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए में कोई भी ठेला लगाकर बिना फ्रेंचाइजी लिए खोल सकता है। प्रफुल्ल की एक बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से मेजर फ्रेंचाइजी आउटलेट सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो ये थी कि प्रॉपर एसओपीज का ना होना। एसओपी की फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फ्रेंचाइजी सिस्टम में बहुत जरूरी होता है चीजों को सिस्टम एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना, ताकि एज इट इज उस मॉडल को फॉलो करके कोई नया इंसान भी उस आउटलेट को रन कर पाए। बट यहां फ्रेंचाइजी ओनर से बात करके ऐसा लग रहा था कि मानो फ्रेंचाइजी देकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में फूड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। ना तो एमबीए चाय वाला की टीम अपडेट लेने आती थी,
कि आउटलेट पर सब ठीक से हो रहा है या नहीं, और ना ही ऐसा कोई प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉलेशन था जिससे हर फ्रेंचाइजी की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। तो फ्रेंचाइजी तो लॉस में जाने ही थे। जबकि अगर मैं स्टारबक्स का एग्जांपल लूं तो उनकी टीम कितनी बार तो विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन किसी भी कैफे में एक कस्टमर बनके चली जाती है, ताकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा लग पाए कि एक ऑल ओवर कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। यहां पर प्रफुल्ल के लिए एक सजेशन यही है कि बजाय अंधाधुंध हर किसी को फ्रेंचाइजी बेचने के पहले फोकस करो कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। और आपके और हमारे लिए लर्निंग ये है कि पहले तो अगर आप इतना रिस्क नहीं उठा सकते तो सिंपली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फोकस कर सकते हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड करो। आप जितने छोटे से स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी और इजीली आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। स्पेशली इंडिया में चाय बिजनेस के लिए लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी लेना इतना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी भी है तो ब्रांड चूज करते वक्त इन 3 चीजों का आपको खास ध्यान रखना होता है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। फर्स्ट थिंग इज प्रोफाइल। आपको चेक करना होगा कि उस ब्रांड की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, वो कितने टाइम से चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके कितने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स प्रॉफिटेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से कोई ट्रेंड आया जिसके चलते अचानक से सोशल मीडिया पे वो ब्रांड की इमेज ग्रो हो गई है, बट एक्चुअल में ब्रांड अंदर से बहुत ज्यादा खोखला है। कहीं आप भेड़ चाल के पीछे तो नहीं जा रहे। इस ओवरऑल प्रोफाइल का चेक करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट। वो ब्रांड जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है आपको खुद ये रिसर्च करना होगा कि क्या उस प्रोडक्ट के आप पहले कंज्यूमर बनना चाहोगे। क्या आप चाहते हो कि आप और आपकी फैमिली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, और क्या ऐसा है कि आप बार बार कंज्यूम करते हो, क्योंकि तभी उस बिजनेस के अंदर रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा एंड तभी उस फ्रेंचाइजी को लेने पर आपका प्रॉफिट भी बिल्ड होगा। थर्ड थिंग इज प्लान। आपको चेक करना होगा कि उस फ्रेंचाइजी को लेने में आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितने टाइम में आप उसे प्रॉफिटेबल बना पाओगे। जिस जगह पर आप अपना आउटलेट खोलने वाले हो, आप हो सके तो उस लेवल पे एक छोटा सा रिसर्च कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्वेस कंडक्ट करके, वहां के लोगों से ये जानकर कि अगर ऐसा कोई आउटलेट वहां खोलता भी है तो क्या वो लोग वहां जाना पसंद करेंगे, क्या उस प्राइसिंग पे वो उन चीजों को कंज्यूम करना पसंद करेंगे, उस एरिया का ओवरऑल फुटफॉल क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कैलकुलेशन आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने रिस्क को जितना ज्यादा हो सके मिनिमाइज कर सको। एंड ये सब होने के बाद भी यू नीड टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू फिगर आउट कि कैसे आप फुटफॉल बढ़ा सकते हो। क्या आप इवनिंग में कोई लाइव म्यूजिकल शो रख सकते हो जिससे आप म्यूजिकल लवर्स की कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर पाओ, या आप कोई ओपन माइक रख सकते हो जहां पर आप कोई रीनोन स्टैंड अप कॉमेडियन को बुला पाओ जिसकी वजह से जिसको देखने के लिए बहुत सारा आपके पास फुटफॉल आ जाए एंड ऑडियंस आए। छतरपुर में द पैलेट कैफे है जिन्होंने आर्टिस्ट को अपना फूड आउटलेट पे अट्रैक्ट करने के लिए कैनवस एंड पेंट ब्रजेस को इंट्रोड्यूस किया, जहां लोग सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी आर्टिस्टिक साइड को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग अपनी ड्राइंग्स की पिक क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं रेस्टोरेंट को टैग करते हुए, जिससे रेस्टोरेंट की भी फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है। एंड जब वो रेस्टोरेंट उन्हीं पेंटिंग्स को अपनी वॉल पे डिस्प्ले करता है तो उससे उन कस्टमर्स को भी बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है और वो बार बार उस रेस्टोरेंट पे जाना प्रेफर करते हैं। मेन बात यह है कि इट्स योर बिजनेस एंड इसे प्रॉफिटेबल बनाना आपका काम है, क्योंकि कल अगर आपका आउटलेट लॉस में गया तो फ्रेंचाइजर आपको बचाने नहीं आने वाला, चाहे वो MBA चाय वाला हो, KFC हो, डोमिनोज हो, मैकडॉनल्ड्स हो या दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रफुल्ल बिल्लौरे खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है या फिर यहाँ पर सिर्फ कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स की गलती की वजह से प्रफुल्ल का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।